अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और ये अहम होने की वजह ये है कि दो मेन वजूहात, दो मेन खदशात जिनकी बुनियाद पर मैंने इन वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया और पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का क़याम किया, उनमें से एक है। आज की वीडियो का टॉपिक है होमोड्यूस टेक्नोलॉजिकल गॉड या ज़मीनी खुदा। ये वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस वीडियो पे मैं कोई एड्स भी नहीं चला रहा, ताकि जो सुनने वाला है वो मुकम्मल तवज्जो के साथ पूरी मुकम्मल वीडियो सुने बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। मैं नहीं चाहता इस वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलें, जो मुमकिन भी नहीं है, लेकिन अगर 1000 बंदे भी इस वीडियो को सुने तो वो बिल्कुल तसल्ली के साथ इस वीडियो को सुने और इस वीडियो को मुकम्मल सुने। अगर मैं लाइक्स, फॉलो और व्यूज के चक्कर में ये चक्कर होते और ये मिशन, ये गोल होता, तो टिकटॉक पे मैं अपना अकाउंट बना के 15-15 सेकंड की वीडियो बना के खुद को रिडिक्यूल करके, खुद का मजाक उड़वा के बहुत सारे हंसने वाले लोग इकट्ठे कर लेता। लेकिन ये वो हंसने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो इस मसले को, प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, जिनको पता है कि कुछ मसला चल रहा है और इस मसले का हल हमारे पास नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये होमोड्यूस पे है, हरारी की किताब पे ये वीडियो हम बना रहे हैं, या समझें कि इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, जो एक प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं बाहैसियत नेशन, बाहैसियत मुस्लिम उम्मा, उसका जो एक बहुत बड़ा प्रूफ है वो हरारी की किताब से, या बहुत बड़ी जो इसकी आइडियोलॉजी है वो हरारी की किताब से मिलती है। तो हम मिलके इस पहले हरारी की बुक की समरी, होमोड्यूस यकीनन बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो उस समरी, उस किताब की समरी को समझते हैं। ठीक हो गया। एक चैनल है बुकिफाई बुक समरीज, मेरे गालबन ये इंडिया का चैनल है। इन्होंने इस किताब का बहुत अच्छी सी इस किताब की समरी की हुई है 10 मिनट की। तो आप और मैं पहले बैठ के उस समरी को मुकम्मल समझते हैं, सुनते हैं और फिर इसके ऊपर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, युवाल नोआ हरारी की बुक होमो ड्यूअस से आज हम जानेंगे फ्यूचर में कैसे सिलेक्टेड ह्यूमंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करके ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, यानी कि होमो सेपियंस से होमो ड्यूअस। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आइडियोलॉजीज रिप्लेसिंग रिलीजन। बुक सेपियंस में हमने जाना कैसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले ह्यूमंस और एनिमल्स नेचर का इक्वल पार्ट थे। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ और गॉड ह्यूमंस और नेचर के बीच में आ गए और एनिमल्स और नेचर ह्यूमंस की प्रॉपर्टी बन गए। आपस में कोऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस ने इमेजिन्ड रियलिटी का आविष्कार किया, जैसे गॉड, रिलीजन, नेशंस। रिलीजन एक इमेजिन्ड रियलिटी होने के बावजूद इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोग जन्म से ही उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे और उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने लगे। हर रिलीजन में डिफाइंड मॉरल रूल्स होते हैं जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। वो ये सब अपनी फैमिली और समाज से सीखते हैं। ज़्यादातर रिलीजन्स का डेवलपमेंट मेडिवल एज में हुआ था, यानी कि तब जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और लोगों का नॉलेज भी बहुत कम था, इसलिए वो अपने हर सवाल का जवाब अपने रिलीजन में ढूंढते थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में साइंस ने हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। 19वीं सदी की प्रॉब्लम्स जैसे डिजीजेस, हंगर, फेमिन, वॉर्स, इन सब का सोल्यूशन 20वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने ढूंढ निकाला है। आज बेसिक न्यूट्रिशन की गारंटी हर कंट्री की सरकार देती है। अगर कहीं डिजास्टर हो जाता है तो भी वहाँ कोई सपोर्ट करने पहुँच जाता है। आजकल लोग हंगर से ज़्यादा मोटापे और डायबिटीज़ से मरते हैं। जहाँ पहले लोग कई अनजान बीमारियों से जान गंवा बैठते थे और उन्हें लगता था कि यह भगवान की मर्जी है या कोई ब्लैक मैजिक है, आज मेडिसिन और हाइजीन के डेवलपमेंट ने सब कंट्रोल कर लिया है। अगर कोई किसी बीमारी से मरता है तो इसे भगवान की मर्जी नहीं, बल्कि लापरवाही या फिर इलाज के न मिलने की देरी से माना जाता है। 1945 के बाद विश्व में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। इसका बड़ा कारण है न्यूक्लियर बम का आविष्कार। न्यूक्लियर बम की तबाही के डर से ना तो कोई सरकार ना तो कोई कॉरपोरेशन वॉर के पक्ष में है। टेररिस्ट बस कुछ घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं लड़ सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा। मेडिवल टाइम में डेवलप हुए रिलीजन्स का आज की सिचुएशंस और आइडियाज़ के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, डिजाइनर बेबीज। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिलीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं, रिलीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। कई लोग रिलीजियस होंगे, लेकिन हिस्ट्री कभी भी मासे से नहीं बनती। वो उन चुनिंदा लीडर से बनती है जो आगे की सोचते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फ्यूचर में वही लोग राज करेंगे जो रिलीजन से निकल के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था समाज में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो अगर रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा तो समाज में ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? 21वीं सेंचुरी में आइडियोलॉजीज रिलीजन को रिप्लेस कर रही हैं। आइडियोलॉजीज जैसे ह्यूमनिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म आज सारी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ह्यूमनिज्म का मतलब है सारे ह्यूमंस का विकास
और सारे ह्यूमंस का विकास होगा कैपिटलिज्म को फॉलो करके। कैपिटलिज्म का मतलब है कंपनीज जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं उसको इन्वेस्ट करके और ज़्यादा कैपिटल यानी कि इंडस्ट्रीज और जॉब्स क्रिएट हों और उससे और ज़्यादा प्रॉफिट आए जो कि फिर से री इन्वेस्ट किया जा सके। इससे लगातार ग्रोथ होता रहेगा और कैपिटल का क्रिएशन होता रहेगा। आज हर कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होड़ लगी हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बस 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, रॉ मटेरियल, एनर्जी और नॉलेज। अब रॉ मटेरियल और एनर्जी तो लिमिटेड है, लेकिन नॉलेज ह्यूमंस के पास अनलिमिटेड है। ह्यूमंस अपने नॉलेज को यूज़ करके नए नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल और एनर्जी की खोज करते रहेंगे और हमें इनकी कमी कभी नहीं होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रियल प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल स्ट्रक्चर्स का खत्म होना। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होने वाले एनवायरनमेंट डैमेज का सबको पता है, लेकिन कोई भी अपने ग्रोथ पे ब्रेक लगाना नहीं चाहता है। सरकारें लोगों को बेहतर कल देना चाहती हैं ताकि उनका राज चलता रहे, कॉरपोरेट्स को प्रॉफिट चाहिए और आम लोगों को तरक्की और खुशहाली। इसलिए ह्यूमंस के ये कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स शायद प्लैनेट अर्थ को एक दिन इनहॉस्पिटेबल बना देंगे। तीसरी बड़ी आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हिज चॉइसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी कि हर इंसान एक यूनिक है। सच वो नहीं है जो रिलीजन में लिखा है, सच वो है जो एक इंडिविजुअल को लगता है, बस वो किसी को हार्म ना करे। होमोसेक्सुअलिटी सही है क्योंकि वो 2 इंडिविजुअल्स को सही लगता है। डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल का राइट होता है वोटिंग का। लिबरलिज्म में सारा फोकस इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस और ग्रोथ पे होता है। इसमें यह माना जाता है कि ह्यूमंस का अपना फ्री विल है, यानी कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्या सच में हमारा कोई फ्री विल है? क्या हम सच में अपना सही और गलत डिसाइड कर सकते हैं? जिसे हम हमारी फ्री विल या हमारी इच्छा कहते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है, जैसे हमारे लाइफ के इवेंट्स, हमारे जीन्स और हमारे अवेलेबिलिटी बायस, यानी कि हमारे जो आसपास जो आसानी से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। हमारे डिज़ायर्स हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल रिएक्शन से पैदा होते हैं और हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल रिएक्शन आसानी से मॉडिफाई किए जा सकते हैं। ड्रग्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ब्रेन सिमुलेशन जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे सोचने की क्षमता को और हमारे डिज़ायर्स को प्रभावित कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर यूएस मिलिट्री में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लड़ाई के वक्त सोल्जर्स को हेलमेट पहनने को बोला गया, जिसमें उनके ब्रेन के नर्व्स को सेंसर्स के जरिए कनेक्ट किया गया। उस हेलमेट से भेजे गए सिग्नल्स के द्वारा ब्रेन को मिलने वाली डर और डिप्रेशन के सिग्नल्स को दबा दिया गया और सोल्जर्स को लड़ाई के दौरान कोई भी डर महसूस नहीं हुआ। इससे उनके लड़ने की क्षमता भी बढ़ गई। इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ह्यूमंस के बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेंज करके उनके डिजायर्स और उनके इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इंडिविजुअल हैप्पीनेस और ग्रोथ की तलाश में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना विकास हो जाएगा कि फ्यूचर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे इसके। पहला, इट विल रेंडर मासेस यूजलेस। दूसरा, स्पेशल पावर टू फ्यू इंडिविजुअल्स। पहला, रेंडर मासेस यूजलेस। 20th सेंचुरी में हमें लोगों की ज़रूरत थी ग्रोथ अचीव करने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ह्यूमंस मिलिटरली और इकोनॉमिकली यूजलेस होते जा रहे हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे पायलटलेस ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, इन सब का यूज़ करके बिना किसी आर्मी के ही हम अपने विरोधी के कई सारे सोल्जर्स को मार गिरा सकते हैं। वहीं रोबोट्स और मशीन्स ह्यूमंस को कई कामों में आउट परफॉर्म कर रही हैं। ह्यूमंस के माइंड के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस और इंटेलिजेंस। कॉन्शियस हमारी एबिलिटी है जिससे हम सोचते हैं, इमोशंस को फील करते हैं और चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इंटेलिजेंस हमारी एबिलिटी है जिससे हम किसी भी काम को करते हैं, जैसे कार चलाना, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना। ह्यूमन माइंड के कॉन्शियस वाले हिस्से को साइंस आज तक डिकोड नहीं कर पाया है, लेकिन इंटेलिजेंस वाले हिस्से को डिकोड कर लिया गया है। रोबोट्स और कंप्यूटर्स का इंटेलिजेंस लेवल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा है। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स आसानी से कर सकता है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, टिकट बुकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजीज डायग्नोसिस। फ्यूचर में इन जॉब्स में ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, स्पेशल पावर टू फ्यू इंडिविजुअल्स। ह्यूमंस इंडिविजुअल हैप्पीनेस की तलाश में इमॉर्टैलिटी और एवरलास्टिंग यूथ के लिए कड़ी रिसर्च करेंगे। फ्यूचर में नैनो रोबोट्स ह्यूमंस के ब्लड वेसल में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, जो ना केवल हमें बीमारियों से बचाए रखेंगे बल्कि एजिंग के प्रोसेस यानी कि बुढ़ापे के प्रोसेस को भी इतना स्लो कर देंगे कि हमें लाइफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सी लगने लगेगी। और जो कि पेन और प्लेजर की फीलिंग हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, एवरलास्टिंग प्लेजर के लिए ह्यूमंस अपने ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री को मॉडिफाई करने लगेंगे। अपने डीएनए को मॉडिफाई करके वो कई हेरिडिटरी बीमारियों और कैरेक्टरिस्टिक्स से बच सकते हैं। फ्यूचर में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नॉर्मल ह्यूमन भी नॉन ऑर्गेनिक पार्ट्स को अपने शरीर के ऑर्गेनिक पार्ट्स के साथ कंबाइन करने लगेंगे, एक साइबॉर्ग की तरह। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस की बॉडी और ब्रेन को मॉडिफाई करने की इजाज़त देंगे?
किसी भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार अपग्रेड करने के लिए नहीं होता, बल्कि क्योर करने के लिए होता है। लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप ले लेती है और सुपर रिच उसका फ़ायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक सर्जरी का डेवलपमेंट लड़ाई में घायल सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए हुआ था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए होता है। इसलिए फ्यूचर में कुछ सेलेक्टेड रिच लोग अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को अपग्रेड करके ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, यानी कि होमो सेपियन से होमो ड्यूस बन जाएंगे। और मासेस यानी कि ज़्यादातर लोअर और मिडिल क्लास लोग टेक्नोलॉजी की वजह से यूजलेस और जॉबलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, डाटा रिलीजन। फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी मटेरियल इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी में बदल जाएगी। जैसे आज रिलीजन हमें गाइड करता है हमें सही और गलत का फैसला करने में, वैसे ही फ्यूचर में डाटा हमें गाइड करेगा, यानी कि डाटा हमारा नया रिलीजन होगा। ह्यूमंस बड़ी मात्रा में डाटा जनरेट करेंगे। ह्यूमंस के सारे एक्सपीरियंस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए डाटा में कन्वर्ट होते जाएंगे। आज की डेट में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर उनकी सर्च वेबसाइट पे किए गए सर्चेस से इलेक्शन के रिजल्ट्स, प्रोडक्ट की डिमांड या किसी डिजीज़ का आउटब्रेक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आजकल फिटनेस बैंड्स हमारे हार्ट रेट, स्लीप साइकिल, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करके हमें अपनी हेल्थ की जानकारी देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT ह्यूमंस को मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि फ्यूचर में ह्यूमंस एक बड़े नेटवर्क का बस एक छोटा सा डाटा पॉइंट होंगे। हमारे हेल्थ, एक्सपीरियंस और हैबिट्स के डाटा को कन्वर्ट करके फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हमें गाइड करेंगे और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा उन पर भरोसा करने के अलावा। Amazon एलेक्सा, एप्पल सिरी, गूगल नाउ, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट हमारी दिनचर्या को सेट करेंगे और हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे। रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम इन्हीं सॉफ्टवेयर पर निर्भर होंगे। फेसबुक का एल्गोरिदम लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स को एनालाइज करके किसी भी इंसान के डिज़ायर्स, ओपिनियंस को प्रेडिक्ट कर सकता है। हमें भले ही अपने पिछले लाइक्स, एक्सपीरियंस और शेयर्स याद नहीं होंगे, लेकिन फेसबुक कई सालों का डाटा रिकॉर्ड और एनालाइज कर सकता है। हम अपना पर्सनल डाटा इन कॉरपोरेशंस को अपने ही बेनिफिट के लिए देने में मजबूर हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग और कंप्यूटिंग की क्षमता ह्यूमंस से कहीं ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होगी, इसलिए ह्यूमंस को इनमें भरोसा करना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर्स हमारा ही डाटा कलेक्ट करके कैलकुलेशंस करेंगे, इसलिए फ्यूचर में डाटा ही हमारा नया रिलीजन होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की युवाल नोवो हरारी की बुक होमो ड्यूस से। तो आपको भी लगा मेरी तरह खतरनाक बातें इसके अंदर? आप खुद सोचें, 10 मिनट की जो वीडियो देखी है, आज के दौर में जो हो रहा है, इससे कितनी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं, कितनी चीजें रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं एलन मस्क के न्यूरालिंक की बात करूं, तो आपको पता है कि वो इस वक्त जो FDA या जो भी इनका हेल्थ का जो वो अप्रूवल होता है, वो क्योर करने के लिए कि हाँ ये इंसानी दिमाग को क्योर करेगा, वो न्यूरालिंक अप्रूव हो चुका है, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट उसके शुरू हो चुके हैं। ठीक हो गया। इस तरह जो मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाँव के प्रोस्टेट्स जो मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबॉर्ग किस्म के मशीनी प्रोस्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंसान जिसके हाथ, पाँव, आंखें, कान सुनने की सलाहियत नहीं है, वो उस सलाहियतों को मशीनी एतबार से रोबोटिक्स के फील्ड के अंदर वो हम बना रहे हैं इंसानों का। ठीक है, हम इंसानों को मुकम्मल कर रहे हैं। ये अभी तक यहाँ पे है। ठीक है, हम इस प्रेजेंट के अंदर हैं। फ्यूचर के अंदर साइबॉर्ग, मुझे वो चीजें भी आ गई हैं। मैंने देखी एक रोबोट सूट था जिसको उठा के बड़ा बहुत ज्यादा वजन इंसान उठा के दूसरी जगह पे असेंबल कर रहा था। तो इंसान अपनी आसानी के लिए चीजें करता रहता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? चले कुछ हम हालात हाजरा की बात करते हैं। फेसबुक की फीड भरी पड़ी हुई है मेरी, मैसेजेस से इनबॉक्स, इंस्टा के अंदर अनबार लगे हुए कि सर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है और ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आपसे डेटा मांग रही है। अब क्या किया जाए इस सूरत में? अच्छा, वो डेटा क्या मांग रही है? पहले वो डेटा नहीं मांगती थी आपका, पहले वो इस किस्म के एक्सेस नहीं मांगती थी। तो हम यहाँ पे थोड़ा डेटा की साइंस को समझ लेते हैं कि डेटा काम किस तरह करता है। आपको पता है फेसबुक के ऊपर जो आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक आप सर्फ करते हैं, फेसबुक ने आपकी प्रोफाइलिंग की हुई है। आप चाहे अपने बच्चे की तस्वीर अपलोड करें ना करें, आप चाहे उस पर सर्च करें ना करें, फेसबुक को डेटा के जरिए ये पता है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपके पास इस वक्त बच्चे कितने हैं और आपके बच्चों की उम्र क्या है, चाहे आप करें या ना करें। आपकी चैट से, आपके जो शेयरिंग है, आपकी सर्फिंग की हैबिट से, आपके उठने की, फेसबुक पे लॉग इन होने की और फेसबुक से लॉग आउट होने की हैबिट से, आप जो चीजें सर्फ करते हैं, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चल रही होती, उससे वो फेसबुक का जो AI है वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये सामने जो अब्दुल भाई बैठे हुए हैं ये शादीशुदा हैं, इनकी उम्र 30 साल है, चाहे आपने वो डेटा डाला हो या ना डाला हो, ये 30 साल है और ये 30 साल के 2 बच्चे रखते हैं, जिसकी एक बच्ची है 5 साल की और दूसरी बच्चा है 2 साल का। ये एज रेंज तक
ठीक है, फेसबुक को ये पता है कैसे, आपके सिर्फ सर्व करने की हैबिट से। और इसमें जो तड़का डालते हैं वो ये जो फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ये जो मुख्तलिफ जितनी भी कंपनीज हैं ये आपस में डेटा शेयरिंग करती हैं। इसके ऊपर सेनेट के ऊपर मार्क जुकरबर्ग से बहुत सवालात चल रहे हैं, बल्कि एक लॉ चल रहा है, एक सूट चल रहा है गूगल, फेसबुक और मुख्तलिफ कंपनी के खिलाफ जिसका नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। तो आप सोचें कि ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि आपका डेटा, आप क्या करते हैं, आप सुबह काम पे किस रूट पे जाते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी, आप हाई एंड परचेजर हैं। मैं ये नीचे लिंक डाल रहा हूँ, इसके ऊपर आप इसको फॉलो करके आप फेसबुक में अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इसमें ये फेसबुक सब नहीं बता रहा कि वो आपके बारे में क्या स्टोर करके रख रहा है, खाली मोटी बातें बता रहे हैं कि हमने आपके बारे में ये अज्यूम किया हुआ है। तो ये खतरनाक सूरत हाल अपनी आंख से देखने के लिए वो मोटी बातें जो आपके बारे में फेसबुक को पता है, वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहा हूँ, उसको जरूर देखें। अच्छा, अब दूसरी हालत हाजरा पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप जो ये पॉलिसी मांग रहा है, तो पहले फर्क क्या है? बहुत सारे लोग बड़ा कूल एक्ट कर रहे हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है देखें, फेसबुक पे हम ये सारा डेटा जो व्हाट्सएप इस वक्त मांग रहे हैं हम देते थे। हम डेटा शेयरिंग पॉलिसी में जब एग्री कर रहे थे, हम एग्रीएबल थे कि हाँ फेसबुक के अंदर तुम सारा डेटा ले लो। लेकिन व्हाट्सएप जो है ये बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल कम्युनिकेशन का टूल है। ये वो वाला टूल है जिसके ऊपर आप मैसेज कर रहे होते हैं, आधा किलो दही ले आओ, 2 रोटियां लेते आना। शौहर अपनी बेगम अपने शौहर को मैसेज कर रहा होता है, मेरे प्रेगनेंसी का जो टेस्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। कोई आपके फड्डे होते हैं, किसी को उधार दिया हुआ होता है, वो सारा व्हाट्सएप पे हो रहा होता है, क्योंकि आप व्हाट्सएप को एज अ वन टू पीयर कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सोशल नेटवर्क नहीं है। इसके ऊपर जो अच्छा वो क्या कह रहे हैं, जो एक इनकी जो होशियारी है व्हाट्सएप फेसबुक की, मार्क जुकरबर्ग भाई की, वो कह रहे हैं कि हम आपसे आपके मैसेजेस अभी तक पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन है वो नहीं मांग रहे, वो खाली मीडिया मांग रहे हैं। हम आपसे जो मीडिया शेयर कर रहे हैं, जो आप स्टेटस लगाते हैं या जो आप मीडिया मैसेजेस के अंदर शेयर करते हैं, खाली हम उस डेटा को हम इस्तेमाल करेंगे। मीडिया क्या होता है? पिक्चर, वीडियो, ऑडियो। मुझे आप खुद बताएं कि आपने लास्ट टाइम फेसबुक पे किसी से बात की इन चीजों के अलावा? नहीं। लव लेटर भेजते हैं, ईद मुबारक भेजते हैं, सुबह बखैर भेजते हैं, ग्रुप भरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप किसी को मैसेज भी कर रहे होते हैं, आप वॉइस भेज रहे होते हैं, वो वॉइस तक आपके एनालाइज हो रही होती है कि यार ये बंदा है क्या, इतना आपको जानते हैं। अच्छा, ये जानना क्या होता है? जान के क्या होगा पता है? एक तरफ तो इसकी जो गुड साइड है उसको थोड़ा डिस्कवर कर लेते हैं। फेसबुक को पता होगा कि आप किस किस्म के हैं, व्हाट्सएप को पता होगा आप किस किस्म के बंदे हैं, और उस हिसाब से वो आपको ऐड दिखाएगा। बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ट्रम्प का जो इलेक्शन हुआ था, ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प क्या है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरी वीडियो मैंने जहांगीर को कही हुई है कि वो बनाए, तो आपको समझ आएगा कि ये जो एक बड़ा गेम चल रहा है, मैं टेक्नोलॉजिकल पे बना रहा हूँ, उस पर बनाएगा, ये बड़ा गेम चल रहा है, असल में ये है क्या। अच्छा, ट्रम्प का इलेक्शन था, और आप एक चीज ईमानदारी से बताएं कि ट्रम्प जितना रिडिक्यूल हुआ है इस पूरी दुनिया के अंदर, जितना मजाक ट्रम्प का बनाया गया है, उतना मजाक आपने किसी का उड़ते हुए देखा है? नहीं ना। तो ट्रम्प इतना बुरा, इतना इडियट है। अमेरिका की आधी अवाम जिसने अभी भी उसको दूसरे इलेक्शन में वोट दिया हुआ है, वो इतनी बेवकूफ है? नहीं है, नहीं है। बल्कि वो अवाम सोचती क्या है। मैं एक और वीडियो चला रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखें। Okay, and as well as in the banking cartels. So all over the globe, countries are occupied by central banking institutions that loan the government money at interest, and this enables them to own all the other socioeconomic and geopolitical gears in the country. Okay, and then what they do is they use their billions or trillions of dollars to create a bunch of deep underground bases where they have all this like highly top secret technology going on. Okay, and they are like figuring out how to do things like create infinite energy, or do things like anti-gravity technology or inertia propulsion. They're learning how to do things like cloning and all sorts of crazy stuff. Okay, this is like a global takeover. They're trying to create a new world order, right? They're trying to create a one world government. That means there's like over 180 countries involved in all this stuff, where they're monopolizing all the resources, all the labor in the country through the central banking system, okay? And that enslaves the whole country through debt to whoever owns a central bank, all right? Now, as they're researching all this stuff, as they're, all this R&D, they're covering it up through top secret security clearances and through blackmail in the government, in the media, in entertainment and stuff like that, so that the truth about these technologies never gets out, and they use these people like a smokescreen for all this other stuff that's behind the scenes. And this is going on all over the world, okay? The Swiss Alps are made like Swiss cheese with these freaking underground bases, okay? The United States
States has over, like, seriously, 150, 200 of these things. And that's small compared to some countries. Okay, some countries are so deeply infiltrated, you can't move but 100 miles in any direction and you got a deep underground base. देखिए आपने वीडियो, ये है ट्रम्प के सपोर्टर। वह बहुत ज्यादा इसने प्रोलॉन्ग चवले मारी हैं। कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट है जो बड़ा मशहूर है ना, ये आपने देखा होगा, इसकी तस्वीरें हर जगह सर्कुलेट हो रही हैं। ये वो लोग हैं जो उस निज़ाम के खिलाफ हैं, जो निज़ाम आपको चला रहा है, जो हमें चला रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल खुदा जो बने हुए हैं, जिन्होंने ट्रम्प को रिडिक्यूल किया। ये किस तरह किया? ये मैनिपुलेट किया, या आपके मेरे पूरी दुनिया के दिमाग को मैनिपुलेट किया, वो वाली फीड्स दिखाई, जानबूझ के वो वाली फीड दिखाई। एक और मिसाल है, मैं फ्लैट अर्थ जो थ्योरी है, मैं मुझसे कोई भी सवाल पूछता है तो मैं कहता हूँ कि भाई वो ग्लोब है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, जब तक वो हम क्योंकि नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि वो ग्लोब है तो हम प्रूव ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बाहर निकल के तस्वीर खींच के ला दे, मुझे दिखा दे कि भाई वो फ्लैट है, तो मैं मान लूंगा फ्लैट है। तो लेकिन ये जो फ्लैट अर्थ थ्योरी है, आपको पता है यूट्यूब ने इस पे शैडो बैन लगाया हुआ है। आप इसकी वीडियो सर्च करें, ठीक है, आपको जो टॉप रिजल्ट मिलेंगे ना, मिलियन 36 मिलियन इसकी जो लॉजिकल वीडियो जो इन्होंने बनाई है फ्लैट अर्थ वालों ने, उस पर 36 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन आप इसको भी सर्च करेंगे ना, तो फ्लैट अर्थ थ्योरी का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो खाली फ्लैट अर्थ की बात नहीं करते ना, वो तो बड़ा मजाक खेज बात है। वो जो दूसरी बातें करते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी की बातें करते हैं, वो उसके अंदर बड़ी काम की बातें भी हैं। वो क्या है, दुनिया की नज़र में वो मजाक बना दिया गया। आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर। एक बड़ी इसकी दूसरी मिसाल है, प्यूडीपाई के ऊपर यूट्यूब ने शैडो बैन लगा दिया था। इन्फ्लुएंस हो रहा था ना, वो भी एक खुदाई का दर्जा इंसानों के दरमियान हासिल कर रहा था ना, उसको कितने 100 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो खुदा है, जो होमो ड्यूस हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। देखिए ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट है, 6 जनवरी तक उसको एग्जिट करना था वहां से, और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, द पावरफुल मैन ऑन अर्थ, उसका अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। और फेसबुक ने उसकी पोस्ट डिलीट कर दी, उसके अकाउंट पे सस्पेंशन लगा दिया, ट्विटर ने उसका अकाउंट डिलीट कर दिया, गूगल ने उसके सारे सर्च रिजल्ट छुपा दिए, और हत्ता के एप्पल आईफोन ने जो ऐप थी, जो ट्विटर के मुकाबले में खड़ी हुई थी, जो फ्री स्पीच को वो दे रही होती है, जो कहती है कि हम फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं, पैरल या कोई नाम है, नाम नीचे नजर आ जाएगा आपको, उस ऐप को अपने एप्पल स्टोर से हटा दिया। इतने पावरफुल है ये टेक्नोलॉजिकल खुदा। तो ये जो चाहते हैं, ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन होते हैं, हमें पता है ना, इलेक्शन के अंदर मीडिया ग्रुप का पलड़ा भारी होता है। जिस पे मीडिया मेहरबान हो जाए, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो करते क्या है मीडिया, दूसरों वालों की तकरीरें 10 सेकंड, ये छोटी छोटी कवरेज दी, और जिसको वो फेवर कर रहे होते हैं, क्योंकि मीडिया किंग मेकर है ना, जिसको उसको किंग बनाना होता है, वो क्या करते हैं, उसकी स्पीच दिखाते जाओ, वो दिखाते जाओ, सुबह शाम रात को, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो दिखाते जाओ, जो दिखेगा वो बिकेगा। ये पावर थी मीडिया के पास। अब इससे एक्सट्रीम लेवल पे पावर है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हर बंदा, हर बच्चा, हर बच्ची अपना टाइम सर्व कर रहा होता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल खुदा आपका जो डेटा है उसको इस तरह मिसयूज कर रहे हैं, आप उनके गुलाम बन जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर बहुत सारे होते हैं ना, वल्नरेबल होते हैं, उनको वो जब अपनी तकालीफ दूसरों को बताते हैं, तो वो सामने वाले के पास वो इख्तियार आ जाता है कि वो उस तकलीफ को दबा के उनको जब चाहे मजबूर कर दे। ऐसा ही है ना, इंसान ऐसे ही करते हैं ना, यही हरकत है ना इंसानों की। कोई दिल टूटा हुआ आपके पास आ जाएगा, आप जब उस पे अपना शफकत भरा हाथ रखोगे, आप उसको मोहब्बत दोगे, तो आप बोलोगे कि अब जो मैं बोलूंगा वो मान। जिस दिन उसने इधर से उधर थोड़ा होने की कोशिश की, आप वो वाला पॉइंट दबाओगे उसका, याद है तुझे उसने धोखा दिया था, तेरी औकात ही यही है, और उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाओगे। आप वल्नरेबल हो इतने ज्यादा इन टेक्नोलॉजिकल खुदा के सामने, आपकी हर चीज उनको पता है। मैं नहीं कह रहा वो हर इंडिविजुअल को करेंगे, लेकिन वो मासेस के अंदर करेंगे। अच्छा, पैसा भी सारा उधर है, सारा टेक इंडस्ट्री में। एलन मस्क दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट बंदा बन गया है, एलन मस्क, ठीक है, स्पेस के अंदर जा रहा है, न्यूरलिंक लगा रहा है, पैसा भी उधर ही है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। और जब जिसके पास पैसा है उसके पास एक्सेस है। कल अगर वो सुपर ह्यूमन सूट आ गया, सुपर ह्यूमन चिप्स आ गई जो अरबों डॉलर में है, कौन लेगा, कौन करेगा उसका इस्तेमाल? जिनके पास पैसा होगा। जो अमेज़न का मालिक करेगा,
अलीबाबा का मालिक करेगा, एलन मस्क करेगा, मार्क जुकरबर्ग करेगा, गूगल का सीईओ करेगा, और ये क्या करेंगे? या आप सबसे पावरफुल बन जाएंगे, इनके पास डेटा होगा, इनके पास आपकी वल्नरेबिलिटी होगी, इनके पास आपका पॉइंट होगा। हमारे पास क्या है? बाहैसियत मुसलमान ही चले, मुस्लिम उम्मा ही कह लें, हमारे पास क्या है? हम क्या करेंगे जब आपकी और मेरी जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे? प्रोग्रामर गया, डॉक्टर गया, सर्जन गया, फार्मर गया, मजदूर गया, सब चले गए, किसी की भी जॉब अब सिक्योर नहीं रही। जिसके पास पैसा है वो बस हाँ भाई हायर करो, सबको हायर करो, और बिल गेट्स जैसे जो लोग होंगे वो दुनिया को डिक्टेट कर रहे होंगे। तो आप, मैं, जिनके पास कोई काम करने के नहीं होंगे, हाँ होंगी, जमीनें होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, उसके ऊपर हम अपने रोबोट्स लगा रहे होंगे, लेकिन हैसियत क्या होगी? बिल्कुल जीरो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर चाइना बहुत पीछे रह गया था, लेकिन चाइना के अंदर फिर एक अपना इनकलाब आया और उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अपनी मैन पावर झोंक दी, जिसके असरात आपको अभी तक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इमोशनलेस हो गए हैं, वो इतना काम करते हैं, सुबह उठते हैं काम, रात को सोते हैं काम। जापान की मिसाल ले लें आप, ऐसी एक रास्ते में ट्रेनों के अंदर सो रहे होते हैं। तो उन्होंने वो ये वाली कुर्बानियां दी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने फिर अपना मकाम बनाया। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाला है, जो चल रहा है, इसके अंदर जो नेशन छूट जाएंगे, जो लोग छूट जाएंगे, ये फिर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पे? पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, चंद लोग भी नहीं है। मुझे तो एक स्टार्टअप नहीं पता जिसको मैं प्राउडली कहूं कि हाँ ये पाकिस्तान का बनाया हुआ स्टार्टअप है, कि शायद ये वाला होमोड्यूस, शायद ये वाला टेक्नोलॉजिकल खुदा जो दुनिया के अंदर पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें मार के छांव में डाल देगा। अपना मारता है तो छांव में डालता है ना। हमारे पास एक बंदा ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है टेक्नोलॉजी के साथ। जो XYZ लोग आके आपको टेक्नोलॉजी का प्रचार भी दे रहे होते हैं ना, उनका अपना जाती मफाद होता है। मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं सिग्नल दूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है पता है आपको? उसके ऊपर जो डीएप्स बनती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स का जो काम होता है, और 2021 के अंदर यूएई ने बोला था कि हम अपना पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम कर लेंगे। इसके ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ब्लॉकचेन को समझाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि यार पैसा आ जाए, कोई बोलता है डिग्रियां जला दो, कोई बोलता है दोस्त बना लो। असल जो टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के अंदर हमें जरूरत है, वो हमें पेरेंट्स को सिखाना है, मुझे लोगों को सिखाना है, ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सकें। हम नहीं, कम से कम हमारे बाद एक आने वाली नस्ल में से शायद कोई होमोड्यूस बन जाए, और उस नजरिए के तहत अगर बनेगा, वो दूसरे जमीनी खुदाओं के दरबार में जाके बैठ नहीं जाएगा। उसको पता होगा कि मेरा नजरिया क्या है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, तो शायद हमारा सर्वाइवल का चांस हो। वरना मैड मैक्स देखी आपने? मैड मैक्स के अंदर वो चंद लोग होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और बाकी सारे रैग्स बने हुए होते हैं, भिखारी बने होते हैं, एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे होते हैं। ये ज़माना आने वाला है, कोई हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, जब हुकूमत के ऐवानों में जाके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के नाम पर लोग जाके ये बताएं कि भाई इस पर पैसा आएगा, गरीब गुर्बत मिट जाएगी, तो ये वो वाली बात है ना, कि शेख चिल्ली वाली बात है। नहीं, टेक्नोलॉजी बताओ। एआई वाली वीडियो भी मैंने इसी मकसद से बनाई थी कि यार पेरेंट्स सीखें। पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बच्चों को तो छोड़ ही दें। हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? एनईडी के अंदर जो रोबोटिक्स के अंदर आर्डिनो वगैरह बनाते हैं ना, वो 10 साल का बच्चा बना ले, ठीक है? 10 साल का बच्चा बना ले, उसको मैं शायद 10-12 साल का बच्चा बच्ची हो, उसको मैं 2 दिन के अंदर सिखा दूं आर्डिनो के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो मेन मकसद ये है कि हमें टेक्नोलॉजिकल जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स नहीं है, जो बड़े हैं, उनके घर में बच्चे होंगे, कम से कम उनको आप एजुकेट कर दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है। फैंटेसी और साइंस फिक्शन को छोड़ के ब्लॉकचेन काम किस तरह करता है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, कम से कम कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट पता हो। जब वो कॉन्सेप्ट पता होगा, वो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बच्चों के अंदर जाएगा। फिर आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आप अपने बच्चों को कहेंगे कि यार टेक्नोलॉजी पे काम करो भाई। ये एक मकसद है। वरना हम क्या होगा, हम बाहैसियत नेशन हम बहुत ही पीछे रह जा रहे होंगे, कहीं पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर जो तैयार करना है कौम को, वो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो हमें तैयार रहना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वैसे पैट्रियन का अकाउंट मैं नीचे दे रहा हूँ, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिएगा और सपोर्ट पैट्रियन पे करें, ताकि इस आवाज़ को बढ़ा सकें, इस पे और मज़ीद रिसर्च कर सकें, कुछ ऐसी एग्जांपल्स ला सकूं मैं सामने कि जिस तरह रोबोटिक्स लैब का एक काम जो जुनैद भाई के साथ हम लियारी के अंदर हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही देनी है।
हम किसी को उंगली पकड़ के काम नहीं करवा सकते, हम खाली अपॉर्चुनिटीज देंगे। जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने वाला होगा, अपॉर्चुनिटीज विद आइडियोलॉजी, विद नजरिया, उसको ग्रैस्प करने वाला जो बंदा होगा वो खुद आ जाएगा। हमारे माशरे के अंदर ऐसे लातादाद बच्चे हैं जो फुल पोटेंशियल रखते हैं इन चीजों को, इन होमोड्यूस बनने का। मैं गलत वे में नहीं बोला होमोड्यूस, बात समझें, कि वो टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल रखते हैं, कि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में दुनिया के अंदर एक नाम बनाए, वो आने वाले वक्त के लिए हमारे नेशन को तैयार करें। हमें उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है। वो अपॉर्चुनिटीज कैसे देंगे? पहले तो जहन साजी करनी है पेरेंट्स की, बच्चों की। उनको ये बताना है कि इंटरनेट पे बैठ के पैसा कमाना खाली हुनर नहीं है, काम है ना। क्या करता है मेरा बच्चा? मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा इंटरनेट पे बैठ के पैसा कमाए, नहीं। वो बोलेंगे मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे, मेरा बच्चा डेटा साइंस पे काम करे, मशीन लर्निंग पे काम करे, डीप लर्निंग पे काम करे, मेरा बच्चा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करे, ये चाहता हूँ। और ये कैसे होगा? जब उनको अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है ना। गली गली शहर शहर रोबोटिक्स लैब बना दो यार, एक बच्चा तो निकल के आएगा। हर गली के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातें हों हमारी। बातें कैसे होंगी? जब हमारे पास मटेरियल होगा, नाच गाने वाला, गालियों वाला मटेरियल जब होगा, हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे, हमारे बच्चे भी यही करेंगे और फिर हम मार खा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।